मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हालाँकि आज प्रागैतिहासिक काल पार्ट 2 है, ठीक है? दूसरा डेमो है। ठीक है, हम बात कर रहे थे, ठीक है, थोड़ा-सा कल वाला रिवीजन करेंगे और उसके बाद कल वाला रिवीजन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? मुझे पता है भाई, लेकिन नकल चलती है इसलिए तो मैंने बोला देखो जो चल रहा है वो बोलना पड़ेगा, बट स्वाभाविक है ना? चलिए, तो देखो आप एक बात बताएँगे, भाई इतिहास को हम लिपि के विकास के आधार पर 3 भागों में बाँटते हैं। अच्छा मैं एक और बात बताता हूँ, कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि ब्लिंक कर सकता है, ठीक है? ये जो डिजिटल बोर्ड है वो इसलिए ब्लिंक कर देता है कि ब्राइटनेस कम हो जाती है, ठीक है? तो भाई हम इतिहास को लिपि के विकास के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ द स्क्रिप्ट, ठीक है? इतिहास को हमको प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, दूसरा हम बाँटे हैं आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है? एक बार कल वाला भी ज़रूरी है उसको समझना और तीसरा बाँटे हैं हम ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो साहब लिपि के विकास के आधार पर इतिहास को हमने 3 भागों में या 3 कालखंडों में बाँटा और वो जो 3 कालखंड या 3 भागों में बाँटा वो ये है आपके 3 भाग। इतिहास जानने के 2 स्रोत होते हैं, एक पुरातात्विक और एक साहित्यिक स्रोत। तो इतिहास का यह जो कालखंड है प्रागैतिहासिक काल, इसमें इतिहास जानने का जो स्रोत है हमारे और आपके पास, वह केवल व केवल पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अलावा और कोई दूसरा स्रोत हमारे पास उपस्थित है ही नहीं। तो इतिहास जानने का एकमात्र सोर्स, इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत जो है यहाँ पर, वह हमारे पास पुरातात्विक स्रोत। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वह हमारे पास कौन-सा है? पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, यहाँ पर आद्य ऐतिहासिक काल, यहाँ पर भी इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत जो है हमारे पास, वह पुरातात्विक स्रोत है। यहाँ पर भी साहित्यिक स्रोत मौन है। अब यहाँ पर मौन किसकी वजह से है? ठीक है, जो साहित्यिक स्रोत जो है बचे, इस काल में जो आद्य ऐतिहासिक काल में जो लोग रहे, उनकी वजह से साहित्यिक स्रोत मौन है या हमारी बेवकूफ़ी है? हमारी वजह से मौन है। तो हमारी वजह से मौन है, हम उसे अभी तक पढ़ नहीं पाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐतिहासिक काल में आपको जानकारी दोनों ही स्रोतों से प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर आपको जानकारी साहित्यिक स्रोतों से भी प्राप्त होगी, साहित्यिक स्रोत भी हैं आपको पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको जानकारी जो है, वह पुरातात्विक स्रोतों से भी प्राप्त हो जाएगी, पुरातात्विक स्रोत भी आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे और वो भी आपको जानकारी उपलब्ध करवाएँगे, ठीक है? वो भी आपको जानकारी उपलब्ध करवाएँगे पुरातात्विक स्रोत। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, बड़ी सिंपल सी बात है मतलब प्रागैतिहासिक काल जिस काल विशेष के मानव ने, ठीक है, लिपि का विकास नहीं किया था मतलब इस काल विशेष के मानव को लिपि का ज्ञान नहीं था। इस काल विशेष के मानव को लिपि का ज्ञान नहीं था। मैंने कल आराम से बहुत अच्छे से इस बात के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, चलिए। आद्य ऐतिहासिक काल बच्चे एक 2 वजहों से बनता है। एक तो लिपि का ज्ञान तो था, जैसे सिंधुवासियों को लिपि का ज्ञान था। उनकी लिपि भी थी भाव चित्रात्मक लिपि, ठीक है, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका। चलिए, क्लियर है? बस आप इतना समझ लो कि हम किस काल में किस-किस को रखते हैं। बस इतना आज आपको समझना है, जो कल से आपको नया समझना है और थोड़ा-सा हमें आगे बढ़ना है। ठीक है कि कल से जो थोड़ा नया पढ़ना है कि भाई प्रागैतिहासिक काल में आप सब लोगों को जानना है और समझना है कि प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले हम पाषाण काल रखते हैं। प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत कहाँ से होती है? पाषाण काल से होती है। ठीक है, लिथिक एज से होती है, स्टोन एज से होती है। लिथिक एज को 3 भागों में बाँटा गया है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अब यहाँ पर फिर से जो है पुरापाषाण काल को 3 भागों में बाँटा गया। अगर मैंने वो यहाँ पर 3 और भाग और लिखाए, तो फिर आप कह सकते हैं आपने कल कहा था कि सर घिसड़न हो गई। ठीक है, एक ऐसा शब्द यूज़ किया था जो बचपन में हम लोग यूज़ करते थे, एक घिसड़न। ठीक है, अब ये शब्द चलो ठीक है, आपकी वजह से दोबारा से हमारी यादों में आया, दोबारा से मेमोरी में आया, लेकिन मैं बस इतना ही लिखूँगा कि पाषाण काल हम इसमें शामिल करेंगे, ठीक है? देखिए पाषाण काल के बाद, नवपाषाण काल के बाद जो है ना स्पेशली ठीक है, फिर ताम्र धातु का प्रयोग हुआ, तो ताम्रपाषाण काल को इसमें शामिल करेंगे, ताम्रपाषाण काल पढ़ेंगे, ताम्रपाषाण काल, ठीक है? और उसके बाद ठीक है, लौह काल। ये 3 काल इसमें आयरन एज इसमें पढ़ने होते हैं। ठीक है, फर्दर इनका जो क्लासिफिकेशन है, वो मैं आगे करूँगा और इनका क्लासिफिकेशन आगे करके मैं आपको एक-एक चीज़ ऐसी समझा दूँगा, आप जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। इसमें हम एक श्री हड़प्पा सभ्यता को रखते हैं, देखो, सिंधु घाटी की सभ्यता का बेशक सबसे पॉपुलर नाम होगा सिंधु घाटी की सभ्यता, लेकिन अगर आपसे कोई भी पूछे कि समस्त जगह मतलब अगर आपसे कोई भी पूछे कि सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक नाम कौन-सा है सिंधु घाटी की सभ्यता का, तो आप हड़प्पा सभ्यता। देखिए ध्यान रखना हड़प्पा सभ्यता, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं बोलते इसको, वो हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक, सबसे ज़्यादा जो तकनीकी नाम है, वो हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को, उनके निवासियों को लिपि का ज्ञान तो था, हम ही नहीं पढ़ पाए उस भाव चित्रात्मक लिपि को। दूसरा हम इसमें ऋग्वैदिक काल को भी शामिल करते हैं, ये ध्यान रखना। हम इसमें भैया जी ऋग्वैदिक काल को भी शामिल करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम ऋग्वैदिक काल को इसमें क्यों शामिल करते हैं सर? एक ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद लिखा गया, ऋग्वेद को तो पढ़ा जा सकता है, ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत है। देखिए इसलिए ऋग्वैदिक काल को इसमें शामिल करते हैं क्योंकि ऋग्वेद जो है वो बहुत बाद में लिखा गया। ऋग्वैदिक समाज, धर्म, संस्कृति, राजनीति के बारे में बहुत बाद में। ऋग्वेद ठीक है गुरु के द्वारा और शिष्य गुरु के द्वारा ठीक है गाकर और शिष्य के द्वारा सुनकर कंठस्थ कर ये परंपरा ये कई सालों तक चलती रही। आप कह सकते हैं कि परंपरा सदियों तक चलती रही, फिर बाद में ऋग्वेद को लिखा गया। तो इसलिए ऋग्वैदिक काल को भी हम आद्य ऐतिहासिक काल में शामिल करते हैं। इसलिए आद्य ऐतिहासिक काल में क्योंकि ये उस समय नहीं लिखा गया जिस समय के समाज, राजनीति, धर्म और संस्कृति के बारे में बताता है। ठीक है, ये ठीक है श्रवण और कंठस्थ परंपरा के माध्यम से बहुत बाद में लिखा गया है। बहुत बाद में किसी ने इसको लिखा है, बाद में इसको ठीक है संकलित किया है। और फिर उसके बाद फिर हम ऐतिहासिक काल पर आएंगे और जब हम मेरे प्यारे बच्चे ऐतिहासिक काल पर आएंगे तो ऐतिहासिक काल में ठीक है हमारी कहानी जो स्टार्ट होगी, सॉरी माफ करना, ऐतिहासिक काल में जो हमारी कहानी स्टार्ट होगी दैट इज पोस्ट वैदिक पीरियड से, उत्तर वैदिक काल से स्टार्ट होगी। उत्तर वैदिक काल और फिर उत्तर वैदिक काल से लेके आप कल तक, कल तक इस समस्त काल को क्या बोलेंगे? ठीक है ऐतिहासिक काल। कल तक क्यों, आज तक क्यों नहीं? क्योंकि बच्चे कल ही इतिहास होता है, आज तो वर्तमान होता है।
आज तो वर्तमान होता है, कल क्या होता है? कल इतिहास होता है, आज वर्तमान होता है। ये बात आई समझ में सभी को? क्लियर है? बताएँगे प्लीज़ एक बार? ये बात आई सभी को समझ में? ठीक है, बोलो क्लियर है? सभी छोटे बहन-भाई इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं? जी, ठीक है, चलो तो ये बात हमारी क्लियर हो गई कि सर एक बार हमने रिवीजन कर लिया कि कल जो मैंने बताया था महेश यादव जी, एक कल जो मैंने बताया था वो ठीक है, हमारी समझ में आ गया। उसका हमने रिवीजन कर लिया, अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, पाषाण काल से लेकर पाषाण काल। सबसे पहला काम ये होता है कि भाई पाषाण काल, इसका नाम पाषाण काल पड़ा क्यों? ठीक है? इसको हमने लिथिक एज या फिर हमने इसको स्टोन एज के नाम से आखिर जाना क्यों? पुकारा क्यों? ऐसी क्या मजबूरी रही होगी मेरे दोस्त कि हमने इस काल को पाषाण काल कहा? ठीक है? अब ये हम सवाल है कि भाई क्यों बुलाया? तो देखो, ऐसा इसलिए बोला गया पाषाण काल इसको कि पत्थर के जो उपकरण थे, वे इस काल विशेष की प्रमुख विशेषता थी, प्रमुख संस्कृति थी। ठीक है? इसलिए जैसे आज के समय को आप क्या बोल देते हैं? ठीक है? कि ये भाई संचार क्रांति का दौर है। आज के समय को आप क्यों बोलते हैं आप? कि तकनीकी और संचार क्रांति का दौर है, क्योंकि आप देखिए कि अमेरिका में कोई भी बैठा हुआ व्यक्ति, ठीक है, 1 सेकंड के भीतर आपसे कम्युनिकेट कर सकता है कि नहीं? तो संचार क्रांति तो है। ठीक है, तकनीकी के बारे में बात करूँ, आप में से कोई बलिया में बैठा होगा, ठीक है, कोई गोरखपुर में बैठा हुआ होगा, कोई अलीगढ़ में बैठा हुआ होगा, कोई गौतम बुद्ध नगर में बैठा हुआ होगा और आप सब लोग रियल टाइम पे मेरे इस लेक्चर को देख पा रहे हो। बताओ ये तकनीक नहीं है तो क्या है? और मैं एक कमरे में यहाँ पर आगरा से क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, और आप मुझे रियल टाइम पे देख पा रहे हैं, आप मुझे रियल टाइम पे सुन पा रहे हैं। तो आज की दौर क्या है? तकनीकी और संचार क्रांति की। क्यों? क्योंकि ये इस दौर की प्रमुख विशेषता है। ऐसे ही उस दौर की प्रमुख विशेषता क्या थी? पत्थर के उपकरण, ठीक है, स्टोन टूल्स, जिनकी सहायता से मानव, आदि मानव जो था, वह शिकार करता था और शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। इसलिए हम इसको पाषाण काल कहते हैं। अब देखो, पाषाण काल को 3 भागों में बाँटा है। तो भैया पाषाण काल को अगर 3 भागों में बाँटा तो बड़ा क्लियर है। ठीक है, हर एक भाग की अपनी विशेषता होगी जो, ठीक है ना, दूसरे वाले से अलग होगी। तभी तो 3 भागों में बाँटा। अरे बोलो, तभी तो 3 भागों में बाँटा कि हर एक काल की अपनी विशेषता होगी, इसलिए हमने पाषाण काल को 3 भागों में बाँट दिया। अब जो पाषाण काल को हमने सब 3 भागों में बाँटा, ठीक है, वो सबसे प्राचीन और सबसे पुराना जो काल है, वह है पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। फिर जो संक्रांति का काल है, जो मध्य का काल है, उसको बोला गया मध्यपाषाण काल और जो सबसे नया है, उसको बोला गया नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल। तो दैट इज़ पैलियोलिथिक एज, दैट इज़ मेसोलिथिक एज और ये है आपका नियोलिथिक एज। इसको हमने नवपाषाण काल के नाम से जाना, मतलब ये बात भी हमारे समझ में आ गई अब। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि साहब इन सभी काल की विशेषता क्या है? कि यहाँ से प्रश्न सीधा-सीधा पूछा जाता है कि आप इस काल की विशेषता बताइए। देखो, इस काल की प्रमुख विशेषता है कि यहाँ का मानव आखेटक है। आखेटक का मतलब है कि शिकारी जीवन जीता है भैया। सिंपल सी बात है, शिकारी जीवन व्यतीत करता है और शिकारी जीवन व्यतीत करके बच्चे को अपना एक पेट भरता है, आखेटक है। और दूसरा वह क्या है? वह फूड कलेक्टर है, खाद्य संग्राहक है। कंदमूल फल जो होते हैं ना बच्चे, वह उनको बीन कर खाता है, बाकी का उसके जीवन का कोई और उद्देश्य है नहीं। अगर आप में से कोई भी ऐसा हो, ठीक है, जो केवल पूरे दिन घूमता-फिरता हो, पूरे दिन और बस उसका एकमात्र उद्देश्य हो कि खाना बनने के टाइम पे घर पे चले जाओ, खाना खा लें और जीवन में आपका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, तो आप भी आदि मानव ही हैं, ठीक है? आप आदि मानव से अलग नहीं हैं। आप उसी श्रेणी में आते हैं। विशाल, ठीक है ना? और योगेश। विशाल और योगेश, ठीक है, जो चीज़ हमको मिल जाती है हम उस चीज़ की कद्र नहीं करते। ठीक है, जैसे हिस्ट्री अभी हमें पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री हम चल रही है, तो अभी हम हिस्ट्री की कद्र नहीं कर रहे। भाई गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को पॉलिटी आपकी 3 दिन पॉलिटी चलेगी। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल शुरुआत में ही बता दिया था लेक्चर, कि आप देख लेना। और ये पॉलिटी आपकी चलेगी 3 से साढ़े 4 बजे, फिर साढ़े 4 बजे से आपकी इकोनॉमिक्स चलेगी, ठीक है? तो 3 दिन, ठीक है, आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री और 3 दिन आपका पॉलिटी और इकोनॉमी। क्लियर है? जी, योगेश बिल्कुल आप चिंता ना करो, सबसे ज़्यादा पॉलिटी और हिस्ट्री वाले हैं, तो बिल्कुल पॉलिटी भी चल रही है और पॉलिटी तो ऐसी चलेगी, पॉलिटी ऐसी चलेगी कि आप, ठीक है, मज़ा आ जाएगा आपको पॉलिटी में। शिल्पी जी 2 घंटे की ही क्लास है। देखिए, क्लास 3 बजे से स्टार्ट होती है और 6 बजे तक की क्लास जाती है, तो मैं तो 1 घंटा और फालतू पढ़ा रहा हूँ, 3 घंटा पढ़ा रहा हूँ, 2 से ज़्यादा है, ठीक है? चलिए, ठीक है, तो इसलिए बीच में डिस्टर्बेंस मत कीजिए। अभी हो सकता है कि आपका थोड़ा-सा बौद्धिक स्तर कम हो, लेकिन धीरे-धीरे आप इस क्लास को जब कंटिन्यू करेंगे, आप पाएँगे कि आपके जीवन में बहुत सुधार होगा, ठीक है? स्पेशली आपकी एसएसटी के विषयों में, और इतना सुधार होगा कि आप किसी को बैठ के एसएसटी पढ़ा सकते हैं, ठीक है? और इस लेक्चर के बाद अब जब आप इस लेक्चर से क्विट करोगे ना, जब आप इस लेक्चर से निकलोगे, ठीक है, तो आप अपने छोटे बहन-भाई को ज़बरदस्ती बिठा के पढ़ा रहे होगे, "पढ़ मुझसे पाषाण काल, आज पढ़ के आया हूँ मैं।" जी, बिल्कुल विशाल जी, ठीक है ना? बिल्कुल, पेपर से पहले रिवीजन टाइम भी मिल जाएगा, आपका टाइमली सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो भई जो पुरापाषाण काल है, इसके जो प्रमुख विशेषता थी इस काल के मानव की, वो आखिर तक शिकारी जीवन जीता था। दूसरा पे क्या था? खाद्य संग्राहक था, कंदमूल फलों को बीन कर, और उसके जीवन में कोई नया सुधार नहीं आया था। लेकिन जब मध्यपाषाण काल आया, तो बच्चे उसके जीवन में सुधार आया, वास्तव में। ठीक है? एक तो वह पशुपालन करने लग गया। पहला सुधार यही था कि पशुपालन प्रारंभ हुआ, ठीक है? और आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहला जो पालतू पशु था, वह कौन था? ठीक है ना? वह बच्चे कुत्ता था। तो इसलिए मानव का जो सबसे प्राचीन सहचर है, ठीक है? ऐसे पूछा गया टीजीटी में कि मानव का सबसे प्राचीनतम सहचर कौन-सा पशु था? कुत्ता था। ठीक है? पशुपालन की शुरुआत कब हुई? मध्यपाषाण काल में हुई। दूसरा मध्यपाषाण काल में मृतकों का अंतिम संस्कार भी शुरू हुआ। मृतकों का अंतिम संस्कार मतलब इससे पहले क्या करता था मानव बच्चे? अपने सगे-संबंधी को खुला छोड़ देता था, जिसको जंगली जीव-जंतु आके खा जाते थे। फिर मानव को लगा कि नहीं यार, खुला नहीं छोड़ना चाहिए। यार ये तो गंदी बात है, ये तो गलत बात है। खुला छोड़ना, बताओ, ऐसे बुरी तरह से सब छत-विछत हो जाता है, तो हमें प्रॉपर उसको गाड़ना चाहिए, उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। है ना? तो इसलिए ब्यूरल्स की व्यवस्था, मतलब समाधान बनाए गए और मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया। मृतकों के अंतिम संस्कार के जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मृतकों के अंतिम संस्कार के जो बच्चे सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं? उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़। आप में से कोई प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से है? तो अगर आप प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आपने 3 स्थान सुने होंगे। एक सुना होगा आपने सराय नाहर राय,
सराय नाहर राय, बोलो सुना है कि नहीं आपने? दूसरा आपने सुना होगा महदहा, और तीसरा आपने सुना होगा बच्चे दमदमा। सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा, ये कहाँ पड़ेगा कि भैया जी आपका प्रतापगढ़ में पड़ेगा। तो प्राचीनतम साक्ष्य आपको प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा से प्राप्त होते हैं। ये बात क्लियर है? प्राचीनतम, ठीक है। और पशुपालन के जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य आपको मिलते हैं वह मिलते हैं आदमगढ़ से। आदमगढ़ कहाँ पर है? आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, ठीक। और दूसरा बागौर, बागौर कहाँ पर है बच्चे? राजस्थान में। हाँ जी, राजस्थान। तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य और मृतकों के अंतिम संस्कार के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य आपको प्रतापगढ़ के सराय नारायण, मेहदा और दमदमा से मिलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? बहुत अच्छे, अंक तैने वाला। लेकिन ठीक है, मध्य पाषाण काल में एक और चीज की शुरुआत हुई जिसको अधिकांशतः नहीं बताया जाता। वह क्या है कि देखो, जो पूरा पाषाण काल का मानव था बच्चे, वो पूरी तरह से नग्न अवस्था में रहता था। मतलब उसको कॉमन सेंस ही नहीं था कि वह अपने ठीक है, अंगों को ढके, ठीक है, उसको कोई कॉमन सेंस नहीं था। लेकिन अब उसको कॉमन सेंस आया, उसने कहा कि नहीं यार, ऐसे थोड़ी नहीं घूमा जाता यार, ठीक है, ऐसे कपड़ा तो कम से कम पहनो यार, तन तो कम से कम ढको। फिर हमें और पशुओं में अंतर ही क्या हो जाएगा? अगर हम तन नहीं ढकेंगे तो क्या अंतर रह जाएगा हमें और पशुओं में? तो इसलिए उसने तन ढकने के लिए चमड़े से बने हुए वस्त्रों का प्रयोग किया इस काल में। तन ढकने के लिए, ठीक है, चमड़े से बनी वस्त्रों का प्रयोग, वस्त्रों का प्रयोग किया, ठीक है। मतलब लेदर के कपड़े पहनता था मेरे भाई। नवपाषाण काल, लेकिन नवपाषाण काल, अब इसको हम बच्चे तकनीकी क्रांति का काल कहते हैं। नवपाषाण काल को क्या बोलेंगे बच्चे? तकनीकी क्रांति का काल। क्यों बोलेंगे नवपाषाण काल को तकनीकी क्रांति का काल? ठीक है, अब ये बात हमको समझनी है। ऐसा क्या कारण है बच्चे कि नवपाषाण काल को तकनीकी? क्योंकि देखो बच्चे, नवपाषाण काल का जो मानव है वह खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक हो गया। ये बात समझ में आ रही है? खाद्य उत्पादक हो गया, ठीक है। अब ठीक है, वो बच्चे अन्न को उगाने लगा। पहले तो वो जैसे तैसे बीन कर, ठीक है, तोड़कर कंदमूल फलों को खा लेता था। अब उसमें इतनी कॉमन सेंस हुई कि चलो यार, अनाज उगाते हैं, खेती करते हैं यार। तो खेती बाड़ी की शुरुआत हुई। खाद्य उत्पादक का मतलब इतना तो आप सब लोग समझ रहे हो कि किसका मतलब क्या है, कि भाई खेती बाड़ी की शुरुआत हुई, खाद्य उत्पादक, ठीक है। कल तक ये माना जा रहा था, जो कल तक के सोर्सेस थे, कि जो सबसे पहले उगाया गया। लेकिन आज पता चल रहा है कि जो नहीं, बल्कि धान की खेती सबसे प्राचीनतम खेती की गई थी। और उसका प्रमाण, ठीक है, आप उत्तर प्रदेश से, आपको गर्व होना चाहिए बच्चे, कि उसका जो प्रमाण मिलता है ना धान की खेती का सबसे प्राचीनतम, वो मिलता है लहुरा देव से। लहुरा देव, लहुरा देव कोई संत कबीर नगर से है, संत कबीर नगर। कोई भी हम में से कोई संत कबीर नगर से है तो बेटा वहां पे लहुरा देव, धान की खेती सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। फिर जौ और गेहूं की खेती के साक्ष्य मिलते हैं, जौ और गेहूं की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। और वो हमको मिलते हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है, इसमें हमें बिल्कुल भी गर्व नहीं है, क्योंकि ये मेहरगढ़ जो आपका पड़ेगा वह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ेगा। मेहरगढ़ कहां पर पड़ेगा? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ पड़ेगा। चलो, उमाकांत जी संत कबीर नगर से हैं? अच्छा जी, अच्छा, बहुत अच्छे। तो अगर आप संत कबीर नगर से हैं तो आपने लहुरा द्वीप सुना होगा। यहाँ पर धान की खेती के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई तकनीकी क्रांति का काल है, बहुत कुछ हुआ। कल मैंने आपको बताया था भाई, कुम्हार का चाक का पहिया बना। अच्छा, कल का जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया कि प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो ठीक है, आप कहने लगे कि सर एकदम ऐसा हो गया, वैसा हो गया। जब मैं साथ साथ आपको बताता हुआ चला जा रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं डायग्राम से ही समझाऊंगा पूरा हिस्ट्री, और क्योंकि जल्दी याद होती है, डायग्राम से हिस्ट्री समझाऊंगा, तो इसलिए ठीक है, मैं एक एक पॉइंट जो लिख रहा हूँ उस पॉइंट पर आपको पूरा फोकस करना है, ये बात समझना, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस आपकी चलेगी बृहस्पतिवार को, सब लोग बृहस्पतिवार को पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आना, ठीक है, मजा आएगा बहुत ज्यादा। तो जो हो गया, गेहूं हो गया, ये बात आप सभी को समझ में आ गई। गेहूं हो गया, मेहरगढ़ बलूचिस्तान, ठीक है। अच्छा, तो कुम्हार का चाक का पहिया, कुमार का चाक का पहिया भाई, ये बात भी हमारी क्लियर हो गई, कुमार का चाक का पहिया। अच्छा, तीसरा क्या हुआ बच्चे यहाँ से? स्थायी आवास। इससे पहले, अच्छा एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण को बोला जाता था ग्वाले थे, भगवान श्री कृष्ण। ग्वाले का मतलब क्या है? पशुपालक थे भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। गायों को चराने के लिए कभी एक स्थान, दूसरे स्थान पर, कभी तीसरे स्थान। तो इसलिए स्थायी आवास की जो है ना जरूरत पशुपालन में नहीं पड़ती। पशुपालन में स्थायी आवास की कोई आवश्यकता नहीं है। स्थायी आवास की हमें आवश्यकता एक्चुअली पड़ती है, ठीक है, जब हम खेती बाड़ी करने लग जाते हैं। क्योंकि जब हम खेती बाड़ी करने लग जाते हैं तो हमें अपनी फसलों को रखाना होता है, एक जगह पर रहना होता है। फसलों को काटने के बाद जो अन्न होता है उसे एक जगह पर रखना होता है, ठीक है। हमें हमें लेकिन अन्नागार बनाने होते हैं, ग्रैनरीज बनाने होते हैं जिसमें हम अन्नों को रखें। तो स्थायी आवास की परंपरा विकसित हुई। अब स्थायी आवास दो प्रकार के थे बच्चे, सामान्य और गर्त आवास। सामान्य और गर्त आवास। सामान्य का मतलब है घास फूस और सरकंडे से बने हुए थे, सामान्य आवास। मैदानी भागों में ऐसे ही थे, घास फूस और सरकंडे मिट्टी से बने, मिट्टी से बने, मतलब लाइक झोंपड़ी। गर्त आवास का मतलब होता था बच्चे गड्ढा घर, ठीक है। क्या करता था आदि मानव? कि गड्ढा खोदता था और गड्ढे में अंदर रहता था, और गड्ढे को ढकने के लिए वो ऐसा कुछ बच्चे घास वगैरह की एक वो बना लेता था, जैसे गटर का ढक्कन नहीं होता, उस तरह का एक ढक्कन बना लेता था। अंदर गड्ढे में घुसने के लिए और रहने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी बाकायदा। अंदर घुसा और ऊपर से उसे ऐसे करके डाल दिया, ठीक। इस तरह का वह गर्त आवास बनाता था, गर्त आवास में रहता था। और गर्त आवास के जो हमें प्रमाण मिले हैं, वह 3 स्थान से मिले हैं। एक बुर्ज होम, 2 स्थान आपने सुने होंगे, एक बुर्ज होम, ठीक है, दूसरा कुफ कराल, कुफ कराल, और तीसरा सराय खोला। बुर्ज होम, गुफ कराल और सराय खोला। अब ये जो सराय खोला है, ये आपका पंजाब में, ठीक है। बाकी का ये दोनों कहाँ पर है? बाकी का ये दोनों कश्मीर में, ये दोनों कश्मीर में है। चलो, क्लियर है? तो भैया पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। 3 भागों में बांट दिया, और बांट के आपको बहुत अच्छे से ये पाषाण काल मैंने, ठीक है, समझा दिया, ठीक है। एक एक पॉइंट समझाया, बीच में कभी ऐसे ब्लर ब्लर सा हो जाए ना तो आप समझ लेना ऐसा इसलिए हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे, कि वो ब्राइटनेस कम हो जाती है। बाकी का ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई। जब हम एप्लीकेशन पे जाएंगे तो एलर ब्लर नहीं होगा, यूट्यूब पर ही ये प्रॉब्लम आती है। बात अच्छे,
यार स्वाति, तुम बेटा मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो ये बताओ? कितना तो अच्छे से लिख रहा हूँ, कितनी तो अच्छी राइटिंग है, हर एक पॉइंट समझ में आ रहा है। अगर आप साथ के साथ पढ़ते हुए चले जाओगे तो कोई दिक्कत आपको स्वाति नहीं होगी, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी बच्चे। ठीक है? ठीक है, खुश रहिए, ओनली यूपीएससी। अच्छा, आप एलटी ग्रेड का भी एग्जाम दे रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आगे मेरी बात समझ में सभी को? प्रीति, ठीक है, चलो ठीक है स्वाति, थोड़ा-सा डिस्टेंस देकर लिख लेंगे। चलो ठीक है, आ गई है बात समझ में स्वाति? ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे सभी प्यारे बच्चों को? तो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में हम लोग पाषाण काल को बाँटते हैं। अगर आप पुरा पाषाण काल के मानव की प्रमुख विशेषता पढ़ेंगे, तो वह आखेटक और शिकारी जीवन जीता है, खाद्य संग्राहक था। मध्य पाषाण काल का मानव पशुपालक था। ठीक है, सबसे पहले पालतू जो पशु था वह कुत्ता था, और पशुपालन के सबसे प्राचीनतम प्रमाण जो मिले हैं, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट एविडेंसेस जो मिले हैं, वो मध्य प्रदेश के आदमगढ़, राजस्थान के बागौर से मिले हैं। ठीक है, मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला भी पहला मानव मध्य पाषाण काल का ही मानव था, और उसने तन ढकने के लिए चमड़े से बने हुए वस्त्रों का भी प्रयोग किया। अंतिम संस्कार जो मृतकों का किया है, उसके प्राचीनतम प्रमाण हमको मिलते हैं प्रतापगढ़ के सराय नारायण मैदा और दमदमा से। फिर नवपाषाण काल को तकनीकी क्रांति का काल कहा जाता है। एक तो इसमें सबसे पहली बात खाद्य उत्पादक मतलब फूड प्रोड्यूसर बना। अभी तक वह कंदमूल फलों को तोड़कर बीनकर खाता था, पहली बार वह फूड प्रोड्यूसर बना। इसमें धान की खेती के सबसे प्राचीनतम प्रमाण लौरा देव संत कबीर नगर से मिलते हैं, और इसके अलावा जौ, गेहूं, मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, उससे मिले हमें। ठीक है, कुम्हार का चाक का पहिया, ठीक है, जिससे कि मृदमान अब चाक निर्मित होने लगे, और स्थायी आवास की परंपरा जो है बच्चे वो विकसित हुई। दो प्रकार के आवास होते थे, सामान्य और गर्त आवास। सामान्य आवास का मतलब है जो घास फूस सरकंडे मिट्टी से बने हुए होते थे, वो गर्त आवास बुरझोम गुफकराल सराय खोला से मिले हैं, जो कि जो मानव है बच्चे वो गड्ढा खोदकर गड्ढे के भीतर निवास करता था। जिससे कि गड्ढा खोदकर गड्ढे के भीतर इसलिए निवास करता था मेरे प्यारे बच्चे, जिससे कि वह एक तो एक जंगली जीव जंतुओं से अपनी रक्षा कर सके, पहला कारण। और दूसरा कारण ये होता है बच्चे कि मौसम संबंधी भी कई सारी समस्याएं, जैसे आप कश्मीर का चित्र देखेंगे, ठंडा चित्र है, तो शायद एक अपने आप को ठंड से बचाने के लिए वो गड्ढा घरों का प्रयोग करता होगा। ये पेंसिल हटा देंगे डेमो के बाद, है ना? ठीक है, ये क्योंकि ये हमारा एक वो है कि भाई ठीक है, इसी तरह से हमें पढ़ाना है, इसी फॉर्मेट में पढ़ाना है। ठीक है, जब हम एप्लीकेशन पे जाएंगे तो फॉर्मेट फिर हमारा चलेगा। प्रीति पांडे, प्रीति जी आप लोग आप हेल्पलाइन पे कॉल करना। ठीक है, और हेल्पलाइन पे कॉल करना तो आपको जो है ना वहाँ पे भैया कॉल करेंगे, और हेल्पलाइन में आपका कोई कॉल नहीं उठा रहा तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करना। ठीक है ना, टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे मेरे पे मैसेज कर देना, तो फिर मैं वहाँ पे आपको एक कंसर्निंग पीपल का पर्सन का नंबर दे दूंगा जो ये डायरेक्ट आपका काम कर देंगे। ठीक है, इंस्टा पे आप मुझे कर देना, टेलीग्राम पे कर देना, जहाँ पे भी आप चाहें। तो ये बात आई समझ में। अब हम इसके बाद भैया जी चलेंगे, ठीक है, सब लोग देखेंगे पाषाण काल। ठीक है, और पाषाण काल में हम सबसे पहले चलेंगे बच्चे पुरा पाषाण काल, बस इसको समझना है। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है पुरा पाषाण काल। तो एक बात तो क्लियर हो गई, तो भैया जी ये जो पैलियोलिथिक एज है, जो पुरा पाषाण काल है, ये पाषाण काल की सबसे अंतिम अवस्था है, मानते हो ना? कि भाई पुरा पाषाण काल क्या है? तो भैया जी ये पाषाण काल की सबसे अंतिम सॉरी सबसे प्राचीनतम अवस्था है पाषाण काल की। इसलिए डिस्टर्ब मत करो, क्लास पे फोकस करो। ठीक है, बाद में मैं आपके सारे कमेंट्स ले लूंगा, जो भी डाउट है बाद में ले लूंगा, प्लीज बी फोकस्ड। तो ये पाषाण काल की मतलब लिथिक एज की सबसे ठीक है, प्राचीनतम अवस्था पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल है। अब पूरा पाषाण काल का जो मानव है, ठीक है, हमें मानव के बारे में पता है कि सब मानव पूरी तरह से आखिर तक है, शिकारी जीवन व्यतीत करता है, शिकारी जीवन जीता है। ठीक है, और दूसरा वह खाद्य संग्राहक है, फूड कलेक्टर है। ठीक है, वह फूड डिस्ट्रीब्यूटर है, आप ये भी कह सकते हैं। वह कंदमूल फलों को तोड़कर बीनकर कैसे भी अपना पेट मतलब पेट भरना उसके जीवन का ऑब्जेक्ट है, बस उसको इससे अलग और कुछ नहीं चाहिए। उसका पेट भर जाए, बाहर में जाए दुनियादारी, उसको और कुछ नहीं चाहिए बस। ठीक है, अब लेकिन पूरा पाषाण काल को बच्चे हम तीन भागों में बांटते हैं, किसके आधार पर? उपकरण के मतलब जिन उपकरणों का वह प्रयोग करता था शिकार करने में, जिन स्टोन टूल्स का वह यूज करता था हंटिंग करने में, तो उपकरणों के प्रकार एवं प्रसार क्षेत्र के आधार पर हम बच्चे फिर से इस काल को तीन भागों में बांटते हैं। उपकरणों के प्रकार और प्रसार क्षेत्र के आधार पर हम पूरा पाषाण काल को तीन भागों में बांट देते हैं। पूरा पाषाण काल को जिन तीन भागों में बांटा गया, वह कौन कौन से तीन भाग हैं? वह कौन कौन से तीन भाग हैं? तो सबसे पहला है निम्न ऑब्लिक पूर्व पूरा पाषाण काल। मेरे प्यारे बच्चे मेरी बात समझना सब लोग, निम्न ऑब्लिक पूर्व पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल। ठीक है, दूसरा हुआ मध्य पूरा पाषाण काल। ये पूरा है, ये ध्यान रखना, पूरा पाषाण काल। एक है मध्य पाषाण काल, एक है ये पूरा पाषाण काल के बीच की अवस्था है मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा है उच्च या उत्तर पूरा पाषाण काल। माफ करना, उच्च ऑब्लिक उत्तर पूरा पाषाण काल। तो हमने तीन भागों में बांटा। अब यहाँ से एक कहानी स्टार्ट होगी। ठीक है, कहानी एक ऐसे शख्स की जिसका नाम है रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट, ठीक है। चलो मैं इस व्यक्ति को आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर देखेंगे आप लोग। अगर मैं गूगल करता हूँ तो मैं आपको रॉबर्ट ब्रूसफुट दिखाता हूँ। ठीक है, चलो अभी ये चल नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं कल इसको दिखाऊंगा इस आदमी को तुम्हें। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है रॉबर्ट ब्रूसफुट। ये रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है, ये बच्चे ये जो रॉबर्ट ब्रूसफुट है ये कौन था? ठीक है, सब लोग समझना। जो इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, आप कह सकते हैं भूवैज्ञानिकी सर्वेक्षण विभाग, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग अंग्रेजों ने इसलिए बनाया था, ठीक है, जिससे कि वह ठीक है भारत में जो खनिज संसाधन है उनकी जानकारी प्राप्त कर सके, और उन खनिज संसाधनों का दोहन वह अपने हित में कर सके।
धनंजय जी, मैं बाद में आपके देख लूँगा। इतने सारे कमेंट्स, चलो ठीक है भाई, इतने सारे कमेंट्स हैं, तो इतने सारे कमेंट्स को मैं बाद में ही अब देखूँगा, ठीक है? अब यहाँ पर फ़ोकस करेंगे। तो मैं रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में बात कर रहा हूँ। सब लोग यहाँ पर ब्रूस फुट साहब के बारे में बहुत अच्छे से समझना। तो ये बात कब की है? अंग्रेजों की पीरियड की बात है, अंग्रेजों के समय की बात है। देखिए, एक डिपार्टमेंट हुआ करता था जिसका नाम था उस डिपार्टमेंट का जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या काम था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का? कि देखो, भारत में कौन-कौन से खनिज संसाधन है, कहाँ पर कोयला मिलेगा, कहाँ पर तांबा मिलेगा, कहाँ पर एक लोहा मिलेगा, कहाँ पर मैग्नीज़ मिलेगा, कहाँ पर बॉक्साइट मिलेगा, कानून करो और उनका दोहन अपने हित में करो। ठीक है? तो ऐसे ही, तो ये एक तमिलनाडु, मतलब जो मद्रास है उस समय का, तो उस समय की जो मद्रास प्रांत, आज का तमिलनाडु हो गया, तो वहाँ पर एक चिंगलपुट्ट जिला पड़ता है। क्या नाम है? चिंगलपुट्ट जिला। और उस चिंगलपुट्ट जिले में एक पल्लवरम नामक स्थान है। ठीक है? तो पल्लवरम नामक स्थान में इन्होंने खुदाई करवाई। खुदाई करवाने का उद्देश्य था क्या बच्चे? कि खनिजों को देखना, खनिज संसाधनों को, क्योंकि तमिलनाडु का वो जो क्षेत्र है वो धारवाड़ क्रम की सचन का पार्ट है। ठीक है? और वहाँ पर खनिज संसाधन पाए जाते हैं, कोयला वगैरह भी वहाँ पर पाया जाता है और भी अन्य धात्विक और अधात्विक खनिज संसाधनों की दृष्टि से वो संपन्न क्षेत्र है। ठीक है? वो दक्षिण क्षेत्र की पेटी में आता है। अब ये जो रॉबर्ट ब्रूस फुट साहब हैं, रॉबर्ट ब्रूस फुट साहब ने तमिलनाडु राज्य के चिंगलपुट्ट जिले के पल्लवरम नामक स्थान पर खुदाई करवाई। अब जब उन्होंने खुदाई करवाई, उन्होंने इसलिए कि लोहा मिलेगा, चांदी मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा, मिल गया उन्हें एक हैंड एक्स। क्या मिल गया उनको? एक हैंड एक्स। ये बात समझ में? हैंड एक्स। हैंड एक्स को हम लोग बोलेंगे हस्त कुठार। हस्त कुठार मतलब हाथ की कुल्हाड़ी। ठीक, आज जब मैं आपसे कुल्हाड़ी कहूँ, तो आपके दिमाग में क्या आता है? कि लकड़ी का तो डंडा होगा और आगे लोहे की फाल लगी हुई होगी, यही तो आएगा। आज मैं अगर कुल्हाड़ी बोलूँ, तो आपके दिमाग में कुल्हाड़ी का मतलब ये होगा कि लकड़ी का डंडा, लोहे की फाल। यस और नो? यो। लेकिन बच्चे, ये जो हस्त कुठार था, ये जो हाथ की कुल्हाड़ी थी, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि सर ये स्टोन की बनी हुई थी, ये पत्थर की बनी हुई थी। ये स्टोन मेड थी। अब ये स्टोन मेड थी और सिंगल स्टोन मेड थी। सिंगल स्टोन मेड थी। कुछ इस तरह से, मतलब कुछ इस तरह की ये हाथ की कुल्हाड़ी थी। कुछ इस तरह की हाथ की कुल्हाड़ी थी। ये सिंगल स्टोन मेड थी, माफ कीजिए। ये सिंगल स्टोन मेड थी मेरे प्यारे बच्चे। ये तो उसका होता था मूठा, ठीक है, पकड़ने का। ये मूठा होता था पकड़ने का, ठीक है? और इसको जो है ना, मूठे को यहाँ से पकड़कर यूँ वो जंगली जीव-जंतु के घूँप देता था और इस तरह से उसके पेट में घूँप के जहाँ पर भी घूँपना था, ठीक है, इस तरह से वो शिकार कर लेता था। तो इसलिए रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। मेरे साथ बोलो, क्या बोला जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो मैं लिख देता हूँ, रॉबर्ट ब्रूसफुट को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। जनक कहा जाता है, ठीक है? ये कौन थे? ये भूवैज्ञानिक थे। ये कोई आर्कियोलॉजिकल भूवैज्ञानिक थे, ठीक है? ये कोई पुरातत्ववेत्ता नहीं थे, ठीक है? ये कोई आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे या कोई आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं थे। ये जियोलॉजिस्ट थे मेरे भाई, ये जियोलॉजिस्ट थे। काम यही था इनका कि भारत में जो खनिज संसाधन है, करो उनका दोहन, ठीक है? पता करो कहाँ-कहाँ पर क्या है और इंग्लैंड भेजो उनको, कोयले-फोयले को, क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति वगैरह हो रही है, वहाँ पर ज़रूरत है। तो भूवैज्ञानिक थे, ठीक है? इन्होंने, ये 13 मई की बात है, 1863 में, ठीक है? एग्ज़ैक्टली डेट भी मैं लिख रहा हूँ, 13 मई 1863 को वर्तमान तमिलनाडु राज्य के, उस समय तमिलनाडु नहीं था बच्चे, चिंगलपुट था। तो तमिलनाडु राज्य के चिंगलपुट जिले के, चिंगलपुट जिले के पल्लवरम, कौन-सा बच्चे? पल्लवरम, ठीक है? नामक स्थान की खुदाई की। और जब इन्होंने इसका बच्चे उत्खनन करवाया, इसकी खुदाई करवाई, तो खुदाई से क्या निकला? हैंड एक्स निकला, हस्त कुठार निकला। तो इसलिए हस्त कुठार निकला, तो आपसे पूछा जाए कि भारत में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित खोजों को शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को दिया जाता है। मैं लिख दूँ? अब बोलो बच्चे, मैं लिख दूँ? तो भारत में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित संबंधित खोजों को शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? खोजों को शुरू करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूसफुट को दिया जाता है। शुरू करने का श्रेय, ठीक है? एक बार प्लीज़ थम्स अप करके मुझे बताएँ कि ये रॉबर्ट ब्रूसफुट समझ में आया? और ये सीधा-सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि भाई कौन है भारत में प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी का फादर? हू इज़ द फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया? भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक। आपका जवाब क्या होगा? रॉबर्ट ब्रूसफुट। पहले एक बार सभी लोगों के थम्स अप आ जाएँ, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है यार, सब लोग थम्स अप करो। यार जो चीज़ तुम्हें मिल जाए तुम उसकी नहीं। पॉलिटिकल साइंस का डेमो क्लास बता दिया मैंने, एनिमी क्रिएशन कब चलेगा? देख लेना इस क्लास की बिल्कुल शुरुआत में। टीप्स गैलरी, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ये चारों क्लास कर लो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये जीएस में भी काम आएँगे आपके और आगे भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में काम आएँगे। क्लास करने से कुछ नहीं जा रहा आपका। आप ये क्लास कर लो, आप विश्वास मानिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप बाद में थैंक यू बोलेंगे। सब्जेक्ट आपके कोई भी सही, लेकिन फिर भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी आप करते जाओ। है ना? ये बात मेरी समझो, तुम लोग कितने छोटे बच्चे हो, समझ ही नहीं रहे इस बात को। तो निम्न ऑब्लिक पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च ऑब्लिक उत्तर पुरापाषाण काल, बच्चे किसके आधार पर? उपकरण के प्रकार और प्रसार क्षेत्र के आधार पर, ठीक है, हमने इसको बाँट दिया। चलो बहुत अच्छे। अब ये जो बच्चे आपका निम्न ऑब्लिक पूर्व पुरापाषाण काल है, ये पुरापाषाण काल की सबसे प्रारंभिक अवस्था है, ठीक है? अच्छा, अब ये जो पुरापाषाण काल की सबसे प्रारंभिक अवस्था है बच्चे, ठीक है? इस काल के जो उपकरण हैं वो 2 प्रकार के हैं, ठीक है? पहले उपकरण को हम लोग बोलते हैं कि भाई सोहन संस्कृति के उपकरण हैं, पहले उपकरणों को बोलते हैं सोहन संस्कृति के, और दूसरे बोलते हैं कि भाई दूसरे उपकरण जो हैं वो मद्रासियन संस्कृति के।
दूसरे उपकरण किसके हैं? मद्रासीन। तो पहले उपकरण सोहन संस्कृति के, दूसरे उपकरण जो हैं वे मद्रासीन संस्कृति के हैं। भई ऐसा बोला जाता है। अब यहाँ पर देखो समझना ये है कि सोहन संस्कृति के या मद्रासीन संस्कृति के उपकरण क्यों बोले गए? वो इसलिए बोले गए कि इस संस्कृति के जो उपकरण हैं, सोहन संस्कृति के, वो इसलिए बोले गए क्योंकि वो सबसे पहले पाकिस्तान की सोन नदी की घाटी में मिले थे। इस संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम पाकिस्तान की सोन नदी की वैली में मिले थे। पाकिस्तान की सोन नदी की घाटी में मिले थे। घाटी में मिले थे, ठीक है? और इस संस्कृति के जो उपकरण हैं, जिसको आप मद्रासीन संस्कृति बोलते हैं, मद्रासीन संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम, ठीक है, मद्रास में मिले थे। मद्रास में। कहाँ पर मिले मद्रास में? अतिरापक्कम, अतिरापक्कम और बदमदुरै से सर्वाधिक मात्रा में यहीं से मिले। अतिरापक्कम और बदमदुरै से सर्वाधिक मात्रा में कहाँ से मिले? अतिरापक्कम और बदमदुरै से। अच्छा, ठीक है। अब भाई उन उपकरणों का नाम क्या है? जो मद्रासीन संस्कृति के उपकरण है उनका नाम क्या है? और जो जो सोहन संस्कृति के उपकरण है उनका नाम क्या है? और जो मद्रासीन संस्कृति के उपकरण है उनका नाम क्या है? तो जो सोहन संस्कृति के उपकरण है उनका नाम है चॉपर, चॉपिंग और पेबल। बोलो क्या है? चॉपर, चॉपिंग और पेबल। तो इसलिए हम इसको चॉपर, चॉपिंग, पेबल संस्कृति भी बोल देते हैं बच्चे, ठीक है ना? और इस संस्कृति के जो उपकरण है उसका नाम है हैंडेक्स। हैंडेक्स को हस्त कुठार बोलेंगे, हैंडेक्स। हैंडेक्स के अलावा दो उपकरण और हैं बच्चे जो हैंडेक्स से ही बने हैं। एक विदारणी को आप क्लीवर बोलेंगे और दूसरा खुरचनी जिसको आप स्क्रैपर बोलेंगे। ठीक है? जो इंग्लिश टर्म में है, मैं बोल रहा हूँ, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखते भी चले जाएंगे। ठीक है? विदारणी क्लीवर और खुरचनी क्या होता है बच्चे? खुरचनी स्क्रैपर होता है। स्क्रैपर होता है, ठीक है? चलो, बातचीत भी साथ साथ चल रही है। ठीक है? कई बार तो ऐसा होता है कि ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, मैट्रिमोनियल में भी तब्दील हो जाती हैं। संबंध भी यहाँ पर बन जाते हैं और फिर बाद में एक रिश्ता जो है शादी तक पहुंच जाता है। लेकिन आप सभी को यहाँ पर फोकस करना है। अरे टाइम बहुत है यार, टाइम कम है ना। सीएस का सिलेबस, दीप कैलोरी, टाइम बहुत है। ठीक है ना? विश्वास मानो। ठीक है? आराम से अच्छे से फोकस करो, ठीक है, पढ़ने पर। ज्यादा परेशान मत हो, ठीक है? नहीं, जीएस की क्लास मैं नहीं लूंगा एप्लीकेशन पे। ओके, ठीक है, मतलब सबको समझ में आ गया और मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी को कोई इश्यू होगा। ठीक है? अब आप समझना चाहेंगे सर, ये इनका काम क्या होता है? अब काम आप समझ लो बस। देखो, पेबल का मतलब होता है, ठीक है, पत्थर का वह टुकड़ा जो नदी की धार में रगड़ खाकर चिकना और सपाट हो गया है। तो पत्थर का वह टुकड़ा जो नदी की धार में रगड़ खाकर चिकना और सपाट हो गया, उसको पेबल बोलेंगे। पेबल को हम लोग हिंदी में वर्टिकास बोलते हैं। पेबल को क्या बोलते हैं? हिंदी में वर्टिकास। ठीक है? पत्थर का वह टुकड़ा जो नदी की धार में रगड़ खाकर चिकना सपाट हो गया, वो वर्टिकास में है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया भैया। ठीक है? अब चॉपिंग क्या है? चॉपिंग का मतलब है एक धारी वर्टिकास। एक धारी वर्टिकास का मतलब होता है कि पत्थर का वह टुकड़ा जो नदी की धार में रगड़ खाकर चिकना सपाट हो गया था, ठीक है, जब उसके उसी, ठीक है, धार को और ज्यादा धारदार बना दिया गया हो, जो ऑलरेडी पहले से चिकना सपाट है उसको और ज्यादा धारदार, और ज्यादा शार्प बना दिया गया हो, उसको चॉपर कहेंगे। और जब दोनों तरह से शार्प बना दिया गया हो, द्विधारी वर्टिकास चॉपिंग कहेंगे। चॉपिंग क्या है? द्विधारी वर्टिकास। और चॉपर क्या है? एक धारी वर्टिकास। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ वर्टिकास। ठीक है? इसको अंग्रेजी में हम पेबल कहते हैं। पेबल आप देख लेना, पत्थर के टुकड़े होते हैं पेबल। मैं दिखाऊंगा अभी आपको पेबल। पेबल क्या है? पत्थर का वह टुकड़ा, पत्थर का वह टुकड़ा जो नदी की धार में रगड़ खाकर चिकना सपाट हो गया। टुकड़ा जो नदी की धार में रगड़ खाकर चिकना व सपाट हो गया हो, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे वर्टिकास। अब यहाँ पर वर्टिकास में, ठीक है, दो वर्टिकास में आएंगे। वर्टिकास टेबल से दो प्रकार होंगे। एक है चॉपर, चॉपर, ठीक है, हिंदी में इसको कहेंगे गंडासा। गंडासा समझ गए? अर्जन वैली ने, ठीक है ना, गंडासा मारा, तो ये वही गंडासा है। इसको कहेंगे गंडासा, चॉपर। दूसरा होगा चॉपिंग। चॉपिंग इसको कहेंगे, चॉपिंग को हम लोग खड़क। खड़क। अगर आप में से किसी का पीजीटी में भी हिस्ट्री है ना, या पीजीटी में ज्योग्राफी है, पीजीटी में अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है, तो मेरी इन क्लासेस से आपका पीजीटी भी कवर हो जाएगा। पीजीटी का 90% सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है? इस स्तर का आप लोग पढ़ रहे हो यहाँ पर। ठीक है? रीना राज जी, ये बात समझ में आ रही है? तो बच्चे क्या, अच्छा, अब ये क्या है? तो ये है एक धारी वर्टिकास। ये क्या है भैया? ये है एक धारी वर्टिकास। वर्टिकास, ठीक है? और ये क्या है? ये है द्विधारीय वर्टिकास। द्विधारीय वर्टिकास। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और साथ साथ नोट्स भी बनाते हुए सब लोग चले जाओ। तो पत्थर का वह टुकड़ा जो नदी की धार में रगड़ खाकर चिकना व सपाट हो गया, जैसे मान के चलिए कि कोई पत्थर का ये टुकड़ा है और ये नदी की धार में रगड़ खाकर यहाँ से चिकना और सपाट हो गया, ये वाला हिस्सा चिकना सपाट हो गया। ठीक है? ये वाला हिस्सा, ठीक है, शार्पन हो गया। ये वाला हिस्सा बच्चे शार्पन हो गया। ठीक है? तो ये कहलाएगा टेबल। अब आदि मानव ने क्या किया कि इस वाले हिस्से को और ज्यादा शार्प कर दिया, मोर शार्प कर दिया।
ठीक है, आप कहेंगे शार्प मोर कर दिया, मोर शार्पन आपने कर दिया। तो अब ये क्या कहलाएगा? अब ये पेबल ना कहला के चॉपर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चॉपर। फिर आदि मानव को लगा कि इससे भी काम नहीं चलेगा, इसकी दोनों धारों को चिकना कर दो, दोनों धारों को शार्प कर दो। तो जैसे ही दोनों धार शार्प हुए, तो अब ये क्या कहलाएगा? चॉपिंग कहलाएगा। इसी बात पे सभी लोगों का थम्स अप मुझे मिलना चाहिए कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पेबल, चॉपर एंड चॉपिंग। चॉपर, चॉपिंग, पेबल में क्या अंतर है? एक बार थम्स अप करो और बताओ मुझे। सोनी गौतम, सोनी ये चीज़ें ये बताती है मेरे प्यारे बच्चे कि आपकी स्कूलिंग और आपका कॉलेज वास्तव में बड़ा बेकार हुआ है। कोई बात नहीं, धीरे-धीरे ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े रहो बच्चे, लगे रहो, ठीक है, लेक्चर्स को लेते रहो, सब समझ में आने लग जाएगा। हिम्मत मत हारना, ये ध्यान रखना, पूरा विश्वास रखना। मैं आप सभी लोगों से बोल रहा हूँ, चाहे आपने ठीक नकल करके अपनी ग्रेजुएशन करी हो, ठीक है ना बच्चे? चाहे आपका कितना भी गैप हो गया हो, लेकिन आप ठीक है, बस लगातार बने रहिएगा, एक क्लास में आपको हर एक चीज़ याद हो जाएगी, बहुत अच्छे से। हो गया ये क्लियर? अच्छा, अब हैंडेक्स, हैंडेक्स 2 प्रकार का है, विदारणी, खुरचनी। हैंडेक्स क्या है मैंने समझा दिया आपको बहुत अच्छे से। अब हैंडेक्स 2 प्रकार का, विदारणी, ठीक है, और खुरचनी। विदारणी का मतलब है, ठीक है, जो चीरने के काम में आता है, पत्थर, जो चीरने के काम में आता है, उसको आप विदारणी कहेंगे। जैसे जानवरों की खाल को और पेड़ की छाल को चीरना, तो जानवरों की खाल को, पेड़ की छाल को छीलना विदारणी कहेंगे। और खुरचनी क्या है मेरे प्यारे बच्चे? उतारना। जब जानवरों की खाल को उतारा जाए, पेड़ों की छाल को छीला जाए, तो उतारना या छीलना? छीलना। तो छीलने का काम जो होता है बच्चे, तो वो कौन करता है? वो स्क्रैपर करता है, उसको आप लोग खुरचनी कहेंगे। क्या कहेंगे? खुरचनी कहेंगे। आइए, अब हम चलते हैं मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल के जो प्रमुख उपकरण हैं, वह है कोर एवं शल्क। कोर एवं शल्क। कोर को अंग्रेजी में कोर ही कहेंगे, शल्क को हम लोग अंग्रेजी में फ्लेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लेक बोलते हैं, कोर और शल्क। ठीक है, कोर एंड फ्लेक। अब ये क्या होता है कोर और शल्क? जैसे आदि मानव के दिमाग में एक आइडिया आया, यार पत्थर के इन टुकड़ों से काम नहीं चल रहा। ठीक है, चाहे बेशक उसने चॉपर, चॉपिंग, पेबल का यूज किया, हैंडेक्स, बिदारनी, खुरचनी सबका प्रयोग कर रहा है, उसको भैया और ज्यादा लाइट वेटेड हथियार चाहिए। लाइट वेटेड का मतलब समझे आप? लाइट वेटेड का मतलब समझे? लाइट वेटेड का मतलब होता है कि कम वजनी और ज्यादा धारदार। तो उसको लाइट वेटेड हथियार चाहिए, कम वजनी, ज्यादा धारदार हथियार चाहिए। उसने आइडिया लगाया कि कैसे हो सकता है, तो उसने पत्थर के 2 टुकड़े लिए, एक बड़ा दूसरा छोटा, और दोनों टुकड़ों को आपस में एक दूसरे से दे के मारा, फटाक देसी ना। एक पत्थर के 2 टुकड़ों को, एक टुकड़े को दूसरे टुकड़े के ऊपर मारा। ठीक है, अब जो टुकड़ा कमजोर होगा, पत्थर का जो वाला टुकड़ा कमजोर होगा, तो उसमें से कई उसके छोटे-छोटे खंड, छोटे-छोटे पार्ट बन जाएंगे। बोलो, जैसे आप लोग देखते हो जब सड़क बनती है, गिट्टी डलती है, तो गिट्टी में आपने देखा होगा कुछ पत्थर होते हैं, बहुत नुकीले होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो एक्चुअली उनको आप क्या कहेंगे? कोर कहेंगे। उनको क्या कहेंगे? कोर। तो जब पत्थर के 2 टुकड़ों को आपस में एक-दूसरे से भिड़ाया जाता है, देखिए एक-दूसरे के साथ पीटा जाता है, मारा जाता है, तो पत्थर के जो बड़े-बड़े टुकड़े बनते हैं, खिपंजन को कोर कहते हैं, और जो और छोटे-छोटे लाइट वेटेड टुकड़े होते हैं, उनको हम सल्क कहते हैं, फ्लेक कहते हैं उनको। क्या कहते हैं उनको? ठीक है, उनको हम सल्क कहते हैं, उनको हम फ्लेक कहते हैं। ये बात समझ में आई? तो इस संस्कृति के प्रधान पाषाण उपकरण क्या है? सल्क है। तो इसलिए मध्यपुरा पाषाण काल को हम सल्क संस्कृति भी कह देते हैं। इसलिए मध्यपुरा पाषाण काल को हम भाई सल्क संस्कृति भी कह देते हैं। सल्क संस्कृति भी कह देते हैं। आई बात समझ में? इस संस्कृति के जो प्रमुख पाषाण उपकरण होंगे सल्क संस्कृति के मेरे प्यारे बच्चे, वे वही हैं, विदारणी है, खुरचनी है, भेदक है, वेदनी है, ये सब है। ठीक है? और ये वाली जो संस्कृति है, उच्च या उत्तर पुरापाषाण काल, इसमें 2 उपकरण हैं, सल्क तो है ही, सल्क तो आया ही यहाँ पर, प्लेग तो आया ही, प्लेग के साथ-साथ यहाँ पर फलक और आया, फलक। फलक का मतलब होता है ब्लेड। तो इस संस्कृति के जो प्रमुख पाषाण उपकरण हैं, वो है ठीक है, फ्लेक एंड ब्लेड। क्या है बच्चे? फ्लेक एंड ब्लेड। आप ब्लेड समझ गए? ब्लेड का मतलब है बहुत धारदार पत्थर। ब्लेड का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ से धारदार, बहुत ज़्यादा धारदार, उसको हम ब्लेड कहेंगे। तो इसलिए बच्चे यहाँ पर जो प्रथम यहाँ का जो पाषाण उपकरण है, यहाँ का जो स्टोन टूल्स है, दैट इज़ ब्लेड एंड फ्लेक। इसलिए इसको ब्लेड एंड फ्लेक कल्चर भी कहते हैं। इसलिए इसको ब्लेड एंड फ्लेक कल्चर भी कहते हैं। बात आ गई सभी को समझ में? देखिए, बहुत अच्छे। हाँ, हो जाएगा, शुभम हो जाएगा। देखो पढ़ना आपको पड़ेगा, ठीक है? अब आपको एक ऐसा अध्यापक मिल गया जो डिटेल में आपको हर एक चीज़ पढ़ा रहा है, हर एक चीज़ समझा रहा है, तो आपको इसका पूरा ठीक है फ़ायदा उठाना चाहिए। हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से, बहुत इत्मीनान तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है? इतने सवाल-जवाब अच्छे नहीं लगते, आप पढ़ो। ठीक है? मैं आपसे बार-बार बोल रहा हूँ, आप 15 दिन क्लास लो तो सही। 15 दिन क्लास लेने के बाद 16 दिन आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है? फिर आपके पास ना कोई आपका सवाल होगा, ठीक है? ना किसी तरह का कोई भी आपका डाउट होगा। फिर बस आप एक ही काम करेंगे कि औरों को बताएँगे कि भाई कोई बात नहीं, अभी तुमने कहीं भी कोर्स ले लिया, लेकिन आके यूपीटीजीटी का या फिर बीईओ का कोर्स आप आरडब्ल्यूए से लेना। वहाँ पे एक दिग्विजय सर पाए जाते हैं। ठीक है जी? तो प्लीज़, ठीक है, सब लोग थम्स अप करो मुन्ना। तो ये बात मैंने आपको समझाई, ठीक है, बहुत अच्छे से समझाई और मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होगा। यहाँ पर मैंने रॉबर्ट ब्रूसवुड भी आपको बता दिया, ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब हम आते हैं, ठीक है, मध्य पाषाण काल पर, मध्य पाषाण काल, ठीक है? प्रश्न आता है कि भाई भारत में मध्य पाषाण काल से संबंधित खोजों को शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ठीक है? तो बच्चे, भारत में मध्य पाषाण काल से संबंधित खोजों को शुरू करने का श्रेय आप कहेंगे कि भाई जॉन इवांस को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? जॉन इवांस को। ठीक है, जॉन इवांस ने, ठीक है, सिंध के 2 स्थलों की खुदाई की थी, सक्कर और रोहिणी की। ये सिंध के दोनों स्थल हैं, सक्कर और रोहिणी। तो इन्होंने सक्कर और रोहिणी 2 स्थलों की खुदाई की थी। किसने? बच्चे जॉन इवांस ने। तो भारत में मध्य पाषाण काल से संबंधित खोजों को शुरू करने का श्रेय जॉन इवांस ने सिंध के 2 प्रस्थल सक्कर और रोहिणी की खोज की।
ठीक है, मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? देखिए मैंने आपको बताया था कि पशुपालन होने लग गया था, वहाँ पे बताया था ना? पशुपालन। अच्छा, देखिए पशुपालन में सबसे पहले पालतू किसे बनाया? बताएँगे फटाफट से? देखिए सबसे पहले पालतू बनाया जाने वाला पशु कुत्ता था, ठीक है? कुकुर था, कुत्ता था, ठीक है? और इसके जो प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं हमको पशुपालन के, अब मैं थोड़ा-सा यहाँ पर देखिए अच्छे से समझाऊँगा। जो प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, भैया जी कहाँ से मिलते हैं? मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से। बोलेंगे, कहाँ से मिलते हैं सर? तो वो हमको मिलते हैं भाई मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से और राजस्थान के बागौर से। राजस्थान के बागौर से। अच्छा, अब एक और फैक्ट यहाँ पर आ जाएगा, वो क्या? कि जो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ है ना, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। दफनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से। क्योंकि भई पशुपालन तो स्टार्ट हुआ ही था, ठीक है? आपके इसी मध्य पाषाण काल में एक और चीज़ भी तो स्टार्ट हो गई थी, मृतकों का अंतिम संस्कार। मृतकों का अंतिम संस्कार, ये भी स्टार्ट हुआ था। अब ये मैं आपको बहुत डिटेल में कल बताऊँगा कि जो मृतकों का संस्कार हुआ था ना बच्चे स्लो, ये 2 प्रकार का था, ठीक है? मृतकों को, ठीक है, एक गड्ढा करके उसमें गाड़ दिया जाता था। मृतकों को गड्ढा करके बच्चे गाड़ दिया जाता था। जब गाड़ा जाता था उसको हम लोग कहते थे ब्यूरियल्स मतलब समाधान। तो ये समाधान 2 प्रकार के थे। एक तो था बच्चे आपका पूर्ण समाधान, पूर्ण समाधान, और दूसरा था आपका आंशिक समाधान। आ रही है मेरी बात समझ में? बोलो कैसे समाधान थे पूर्ण और आंशिक? ठीक है देखो, अब पूर्ण समाधान का मतलब क्या है कि मृतकों के पूरे शरीर को गाड़ा जाता था, पूरे शरीर को गाड़ दिया जाता था, पूरा का पूरा शरीर। अब ये जो पूर्ण समाधान है, ये उत्तर भारत में अलग प्रकार का होगा, दक्षिण भारत में अलग प्रकार का होगा। ठीक है, उत्तर भारत में एक मृतकों को गाड़ा जाएगा, उसका एक अलग क्रम होगा, और दक्षिण भारत में जो मृतकों को गाड़ा जाएगा, उसका एक अलग क्रम होगा, पूर्ण समाधान होगा। ठीक है, उत्तर और दक्षिण भारत में आंशिक समाधान का मतलब है मृतकों की कुछ चुनी हुई हड्डियों को, मृतकों की कुछ चुनी हुई बचे अस्थियों को ही गाड़ा जाएगा, पूरे के पूरे मृतक को नहीं गाड़ा जाएगा, उसकी कुछ चुनी हुई हड्डियों को दफनाया जाएगा। आई ये बात समझ में? उसकी कुछ चुनी हुई हड्डियों को। लेकिन इसके अलावा बच्चे एक तीसरा समाधान और है, तीसरे प्रकार का ब्यूरियल्स और है, जिसको आप लोग कहते हैं कलश समाधान। ये बहुत पूछा जाता है, कलश समाधान स्पेशली आपका टीजीटी, पीटीटी के एग्जाम्स में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कलश समाधान मतलब है जब बेटा बच्चों को, किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो बच्चों को एक कलश के भीतर, ठीक है, एक टोकरी के भीतर, ठीक है ना, दफनाया जाता था, गाड़ा जाता था। तो बच्चों को जो दफनाए जाने की पद्धति थी, बच्चों को दफनाए जाने की पद्धति को हम क्या कहते हैं? कलश समाधान कहते हैं। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, सबको अच्छे से हुआ? क्लियर हुआ ये? अच्छा, अब इसके बाद इस काल में क्या शुरू हुआ? चमड़ी से बनी वस्त्रों का प्रयोग, चमड़ी से बनी वस्त्रों का प्रयोग, मतलब तन ढकने के लिए अब वह वस्त्रों का प्रयोग करने लगा, ठीक है? अब वह नंगा नहीं रहता था, ठीक है? और तीसरा उसने नया काम जो स्टार्ट किया था मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है? ये तो किया ही था, पशुपालन और ये, ठीक है? अंतिम संस्कार, जैसा कि मैंने बताया, और अंतिम संस्कार के जो प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं, तो प्रतापगढ़ जिले में 3 स्थान हैं, सराय नाहर राय, सराय नाहर राय, ठीक है? दमदमा और मेहदहा से मिलते हैं। सबसे ज़्यादा दमदमा से 41 समाधान मिलते हैं, ठीक है? ये मैं आपको आगे बताऊँगा, दमदमा से 41 समाधान मिलते हैं। सराय नाहर राय से 14 समाधान मिलते हैं, संख्या में वास्तव में कम है, 14 समाधान मिलते हैं। यहाँ से 41 मिलते हैं, और मेहदा से एक बहुत सारे समाधान मिलते हैं, मतलब मृतकों को गाड़ा गया, मृतकों को दफनाया गया, इस तरह के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, अब मध्य पाषाण काल का ही एक स्थल है, मध्य पाषाण काल का ही स्थल है एक, जो कि प्रयागराज में पड़ेगा, चौपानी मांडो। इसको आप याद कर लेना, चौपानी मांडो। ये चौपानी मांडो बच्चे कहाँ पर पड़ेगा? प्रयागराज में। प्रयागराज में मतलब पहले का इलाहाबाद, आपका प्रयागराज। अब ये जो चौपानी मांडो है, यहाँ से मृतभांड के प्रयोग के सबसे प्राचीनतम प्रमाण, मतलब अगर विश्व में सबसे पुराना कोई भी मिट्टी का बर्तन बना था, तो वह चौपानी मांडो में प्रयागवासियों ने बनाया था। ये प्रयागवासियों सुन लो, तुम में से है कोई प्रयागवासी? है कोई प्रयागवासी? तुम वो पहले हो पूरे विश्व में जिन्होंने मिट्टी का बर्तन बनाया था, जिन्होंने मिट्टी का बर्तन बनाया था, ठीक है? तो मैं लिख देता हूँ, मृत भांडों के प्रयोग की दृष्टि से सबसे प्राचीनतम स्थल है। मृत भांडों के प्रयोग की दृष्टि से ये सबसे प्राचीनतम स्थल, सबसे प्राचीनतम स्थल, सबसे प्राचीन चौपानी मान, सुने हो? बहुत अच्छे। ठीक है, अभी इसमें देखो कुछ मैं शिलाश्रय, ठीक है, उनका भी नाम लूंगा, ठीक है, जहाँ पर रॉक पेंटिंग हुई है, ठीक है, जो कि उच्च या उत्तर पुरा पाषाण काल का है, तो वो मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। आज मैंने समझा दिया, तुम लोग पागल हो जाओगे, तुम लोग कहोगे ये मास्टर तो हमें पढ़ा के मानेगा, ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा है बे, ठीक है, ऐसा कहने लग जाओगे। और ऐसा मुझे अभी फिलहाल सुनना नहीं है, धीरे 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 तुम्हें पढ़ाना है, धीरे धीरे उस रिदम में लाना है।